नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए। आपका ये माइंडसेट है कि आपने जिस तरीके से 10th में पढ़ाई करी थी, जो अप्रोच आपकी 10th क्लास के अंदर थी, वही अप्रोच आप अपनी 11th में करेंगे और नीट की तैयारी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए ये एक चैनल है, मैंने तुम्हें सजेस्ट कर दिया है। यहाँ पे एनसीईआरटी जो है वो लाइन बाय लाइन कराते हैं। वो बच्चे कोचिंग लेते हैं, 11th क्लास से कोचिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं, 10th क्लास से कोचिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। इसके बारे में मुझे काफी लेट पता चला था कि ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। अब आप देखोगे कि कोचिंग के अंदर एक ही चैप्टर के ना 12 से 13 लेक्चर होते हैं। देखोगे एक चैप्टर के वही सेम चीज आपको इस वन शॉट में कराई जाएगी, उतनी ही डीपली कराई जाएगी। आप किसी भी टीचर का देख सकते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम नहीं ले रही। सदाओं में दुआओं में रब से तुझको मांगू रे। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डिम्पल कौशिक और इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप 11th क्लास के अंदर है, आपने बायोलॉजी स्ट्रीम ली है, आप नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए। आपको डमी करना चाहिए या स्कूल जाना चाहिए, कोचिंग ले रहे हो तो आप ऑनलाइन ले सकते हो या ऑफलाइन ले सकते हो, बैकलॉग बन गया है तब क्या करना है, किस टीचर से पढ़ना है, कौन सी बुक ठीक है, मॉड्यूल्स करनी है, एनसीईआरटी करनी है, रेफरेंस बुक रखनी है नहीं रखनी है, एचसी वर्मा, डीसी पांडे, इन सारी चीज़ों का क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। मैंने क्या गलती करी थी, जो गलती आपको नहीं करनी है, 11th में आपको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसके अंदर बताने वाली हूँ। और मैं ऐसी हवाबाजी तो नहीं करूँगी क्योंकि मुझे भी पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है, और आप इस ईयर को भी लगा लो क्योंकि ऑलमोस्ट जून चल रहा है, तो आधा साल तो ये भी निकल ही गया। तो मुझे 3.5 ईयर का एक्सपीरियंस है, और जो गलतियाँ मैंने करी थी अपनी नीट जर्नी के अंदर, वो गलतियाँ आप ना करी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो बताने वाली हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आप अभी अभी आए हो 11th क्लास के अंदर, और आपने सुना होगा अपने सीनियर्स से या कहीं से भी कि 11th क्लास जो होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है, बहुत मेहनत करनी होती है, जो कि शायद कहीं ना कहीं सही है। मैं वैसे किसी की कहीं सुनी हुई बातों पे यकीन नहीं करती हूँ, बट हाँ, अगर देखा जाए 12th के अकॉर्डिंग 11th क्लास जो है थोड़ी सी टफ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंथी उसमें सिलेबस होता है, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं, तो इस वजह से आपकी जो 11th क्लास है वो थोड़ी सी टफ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू 12th क्लास। बट अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के साथ अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो 11th क्लास को भी आप ईजिली हैंडल कर लोगे, ठीक है। तो आप अभी अभी 10th से 11th क्लास के अंदर आए हैं, और अगर आपका ये माइंडसेट है कि आपने जिस तरीके से 10th में पढ़ाई करी थी, जो अप्रोच आपकी 10th क्लास के अंदर थी, वही अप्रोच आप अपनी 11th में करेंगे और नीट की तैयारी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको अपना शेड्यूल चेंज करना होगा, अपनी स्ट्रेटेजी है उसे बदलना पड़ेगा, क्योंकि नीट एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और वो पूरे इंडिया के अंदर होता है। और मैं ये बात जानती हूँ कि आप लोगों के दिमाग में ये होगा कि हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, ऐसे टाइम टेबल बनाएंगे, ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, ये शेड्यूल रहेगा, ये सारी बुक्स वगैरह हम सब पढ़ लेंगे। अभी आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है, और ये इसलिए चल रहा है क्योंकि आप लोगों को दिख रहा है कि आप लोगों के पास 2 साल है, अभी आप लोग आराम से कर लोगे। पर कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आप लोगों की खराब स्ट्रेटेजी है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे पास 2 साल है, आराम से करते हैं। अगर आप लोग 11th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, आप नीट को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी, टाइम और एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि जो सारा गेम है ना नीट का, वो टाइम का है, ठीक है। ये नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट करना है, 79 के 79 चैप्टर्स हमें करने हैं, ये नहीं है। ये जो सारा का सारा गेम है, ये टाइम का, कंसिस्टेंसी का, स्मार्ट वर्क का, मेहनत का है कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है वो आपको कितनी अच्छे से आता है। अगर आपने 79 चैप्टर्स के अंदर से 60 चैप्टर्स भी करे हैं, तो 60 चैप्टर्स आपको कितने अच्छे से आते हैं। क्या आप उन 60 चैप्टर्स के अंदर वो जो 4 नंबर है, इनमें से जो क्वेश्चन आएंगे नीट के अंदर, उन क्वेश्चनों में आप 4 नंबर जो है वो स्कोर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये गेम उस चीज़ का है, ठीक है। ये गेम इसका नहीं कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और हमें पूरे 79 के 79 चैप्टर्स करने हैं, इसका नहीं है। और ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जब 11th क्लास के अंदर थी तो मेरे ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं था। मुझे इवन नीट के एग्ज़ाम के बारे में, मतलब नीट के एग्ज़ाम के बारे में नहीं, ये जो बच्चे कोचिंग लेते हैं, 11th क्लास से कोचिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं, 10th क्लास से कोचिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, इसके बारे में मुझे काफ़ी लेट पता चला था कि यार ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं ऑफलाइन की जगह पे। तो मेरी जो नीट की जर्नी थी वो काफ़ी एंड से स्टार्ट हुई थी। तुम कह सकते हो कि भाई 12th के स्टार्टिंग से मेरी जो नीट की जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोगों की भी जो ऐसी स्ट्रेटेजी है वो रहे। मोस्ट ऑफ क्या होता है कि जब आप 11th क्लास के अंदर स्कूल जाते हो, जब आप अपनी 11th क्लास में रहते हो, तो उस टाइम पे बर्डन थोड़ा कम रहता है, पेरेंट्स का भी, बच्चों के ऊपर भी और टीचर्स का भी, क्योंकि 11th क्लास कोई बोर्ड की क्लास नहीं है। उसमें अगर आप लोग वाकई सीरियस है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर, तो आपको खुद मेहनत करनी होती है, खुद एफर्ट्स डालने होते हैं, क्योंकि टीचर्स पे इतना प्रेशर नहीं डालते, वो अपनी बोर्ड की क्लासेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट अगर आपकी जो सोच है वो बस यहीं तक सीमित है कि यार आपको अकेडमिक लेवल तक करना है, आपको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं करना है, तो जो आपके टीचर्स करा रहे हैं वो आप करो, आप मौज मस्ती भी करो, जो कि 11th क्लास में बहुत ज़्यादा होती है। मेरे स्कूल में बहुत मौज मस्ती होती थी, बास्केटबॉल खेलते थे, मैचेस होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, गेम्स के बहुत लेक्चर लगते थे, क्योंकि मुझे पता ही लेट चला था कि यार आप ऑनलाइन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। पता नहीं मैं उस टाइम कौन सी दुनिया में थी। लेकिन अगर आप लोगों ने ये सोच लिया है कि आप लोग नीट की तैयारी करना चाहते हैं और आप 11th से ही सीरियस है, तो अगर आपके स्कूल में कुछ भी हो रहा है, कोई भी फ्री लेक्चर है, तो वहाँ पे भी बैठ के आपको पढ़ाई ही करनी है।
आपको अपनी 11वीं क्लास को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 11वीं क्लास के अंदर बहुत फ्री टाइम होता है, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं उस क्लास को। और मेरे स्कूल में ऐसे हुआ था, इसलिए मैं उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ। बाकी बच्चों के स्कूल में क्या होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे स्कूल के अंदर काफ़ी इन्जॉयमेंट हुआ है 11वीं क्लास के अंदर, और हमने बहुत मजे करे। इस वजह से जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा ना, मतलब बहुत उसमें ले लेते हैं बच्चे लाइटली, तो ये नहीं करना है आपको। आपको अपनी 11वीं क्लास से ही आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट को लेकर सीरियस है, तो 11वीं क्लास से ही आपका जो सारा फोकस है वो नीट होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि अकेडमिक में आज कौन सा लेक्चर फ्री है, कौन सा क्या है, किसमें क्या करना है, टीचर नहीं आया चलो गेम्स का लेक्चर लगवा लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। और अब आप नए नए 11वीं क्लास के अंदर आए हैं, तो आई नो आप लोगों के अंदर ये जोश होगा कि यार ये बुक भी कर लेते हैं, HC वर्मा भी कर लेते हैं, TC पांडे भी कर लेते हैं, मॉड्यूल्स भी कर लेंगे, DPP भी लगा लेंगे। ये सारे बच्चों के अंदर ये जोश होता है जो 11वीं क्लास के अंदर आता है और नीट की तैयारी करता है या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता है, ठीक है। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें अभी नहीं करनी है, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में होगा कि यार 10-11 घंटे पढ़ेंगे आराम से, 12-12 घंटे पढ़ेंगे, नाइट आउल बने रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट बेटा जो सारा खेल है ना नीट का, ये सिर्फ हार्ड वर्क का नहीं है। आपको हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी इसके अंदर। अगर आप एक दिन 12 घंटे पढ़ रहे हो और अगले दिन आपका ये है कि यार पढ़ा नहीं जा रहा है, तो ये कोई मतलब समझदारी वाली बात नहीं है। अगर आप एक दिन जो है, अगर आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो आपकी यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 6 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे, ठीक है। आपकी यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए 365 दिन साल के, अगर आप 11वीं में हैं तो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यार हम ये सारी किताबें लगा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, रेफरेंसेस यूज़ कर लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नीट का सिलेबस है ना वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। वो जी एडवांस की तरह नहीं है कि क्वेश्चंस बाहर से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, हाई लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लिमिटेड है, ठीक है। और इसके अंदर जो बेसिकली सबसे ज़्यादा आता है वो है आपकी NCERT, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि आपको बायोलॉजी में कैसे करना है, फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, क्या क्या बुक्स आपको करनी है और इनमें क्या क्या आपकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपको इनमें सबसे पहले, इनमें जो तीनों में कॉमन है वो है लेक्चर। आपको लेक्चर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको उसके नोट्स बनाने हैं लेक्चर के साथ साथ, ठीक है। जब आपका नोट्स हो जाए तब आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ आपको लगानी है DPP, ठीक है। और अगर आप DPP नहीं लगाना चाहते हैं तो मैं प्रीफर करूँगी कि आप लोग जो है वो लगाओ मॉड्यूल्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है। और एक रेफरेंस बुक ले लो, कोई भी रेफरेंस बुक, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन लगाने के लिए, उस पर कंप्लीटली डिपेंड नहीं होना है आपको, ठीक है। एक रेफरेंस बुक ले लो, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बस, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। एक बात और, अब आप लोगों के पास ना 2 ऑप्शन आते हैं। आप लोग अभी 10th से 11th क्लास के अंदर आए हैं। आई नो कि अगर मैं, जैसे कि जब मैं 11th क्लास के अंदर आई थी तो मुझे बेसिक चैप्टर लिविंग वर्ल्ड भी इतना टफ लगता था, ठीक है। लेकिन अगर मैं आज उस चैप्टर की बात करूँ लिविंग वर्ल्ड की, तो वो बहुत ईजी है, मैं उसको रिवाइज भी नहीं करती क्योंकि मुझे वो टिप्स पे याद हुआ पड़ा है, ठीक है। आपका जैसे सेल डिवीजन वाला चैप्टर हो गया, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है जो अभी 11th क्लास के अंदर आए हैं। बट मैं स्टिल आप लोगों से ये कहूँगी कि अगर आप 11th क्लास के अंदर आए हैं, आप कोचिंग ले रहे हो तो ठीक है, कोचिंग में जो चल रहा है वो चलने दो, लेकिन आप कोचिंग के अलावा, स्कूल के अलावा भी थोड़ा एक्स्ट्रा करो, ठीक है। किस तरीके से करना है मैं आपको 2 वो बता देती हूँ कि एक तो कोचिंग के अंदर क्या होता है, ठीक है, और एक नॉन कोचिंग में क्या होता है, ठीक है। आपकी कोचिंग के अंदर क्या होता है कि आप एक चैप्टर लेके बैठे, जैसे कि आज एक चैप्टर स्टार्ट कराया है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू यानी कि वो जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है, आपकी यूनिट 2 के अंदर जो पहला चैप्टर है क्लास 11th में, वो स्टार्ट कराया। अब आप देखोगे कि कोचिंग के अंदर एक ही चैप्टर के ना 12 से 13 लेक्चर होते हैं। वो 12 से 13 लेक्चर एक घंटे के होते हैं। उस एक घंटे के अंदर टीचर्स जो है वो चैटिंग भी करते हैं, मतलब बच्चों की चैट्स भी पढ़ते हैं, उनके डाउट भी क्लियर करते हैं, फिर अपनी कोई स्टोरी भी सुनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर रोस्ट भी कर देते हैं बच्चों को लाइव चैट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक 12 से 13 लेक्चर में, उस 1 घंटे के अंदर, और फिर वो पढ़ाते भी हैं। तो ऑलमोस्ट वो 1 पेज पढ़ा पाते हैं या 1 से 2 पेज पढ़ा पाते हैं। अब आप लोग इस चीज़ में कंफर्टेबल हो कि यार हम तो बिल्कुल बेसिक से, जीरो से स्टार्ट करेंगे, और अगर टीचर एक चैप्टर को 12-13 लेक्चर करा रहा है तो हम ये ही प्रीफर करेंगे, तो आप ये लोग करो, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये ठीक है तो आप ये करो। बट मैं आप लोगों को जो स्ट्रेटेजी दे रही हूँ वो ये है कि आप जाओ यूट्यूब पे जाके जो बेस्ट टीचर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, उनके 1 शॉट लगाओ। 1 शॉट में क्यों कह रही हूँ, जहाँ पे आप एक चैप्टर को 12 से 13 लेक्चर्स में देख रहे हो, 12 से 13 दिन देख रहे हो, वहीं पे आप 1 शॉट को 2 से 3 घंटे में कंप्लीट कर लोगे। और मैक्सिमम आप लगा के चलो 5 घंटे, इससे बड़ा कोई 1 शॉट नहीं होगा। है तो आप कोई छोटा 1 शॉट देख लो कि जो 6 अप्रॉक्स 7 घंटे तक तो आप लगा लो, ठीक है। जहाँ पे 12 से 13 घंटे पढ़ रहे हो आप एक ही चैप्टर को, वहाँ 7 घंटे पढ़ोगे एक चैप्टर को, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं तो प्रीफर करूँगी कि आप यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे इतने सारे टीचर्स हैं, समाप्ति मैम, विपिन सर, MR सर, सलीम सर, सी पहुजा मैम। मैं बेसिकली बायोलॉजी जो है वो सी पहुजा मैम से पढ़ती हूँ, और पहले भी पढ़ती थी। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग ही उनसे करी थी 11th क्लास में। तो मैं आपको प्रीफर करूँगी कि आप यूट्यूब पर जाओ। वहाँ पे आपने, जैसे कि आप बायोलॉजी का मैं बताऊँ, तो आपने एक चैप्टर लिया लिविंग वर्ल्ड, आप लिविंग वर्ल्ड का 1 शॉट देखो जो कि 2 से 3 घंटे का या फिर 2.5 आवर का होगा, आप वो देखो। फिर उसके
नोट्स बना के रिवीजन करो और फिर उसके क्वेश्चन लगा लो। और क्वेश्चन भी वो नहीं जो तुम ये सोच रहे हो कि या कोई मॉड्यूल्स वगैरह के, नहीं, क्वेश्चन तुम लगाओ PYQ। एक ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, उस पर आप क्वेश्चंस लगाओ एक पर्टिकुलर चैप्टर के। मैंने जैसे कि मान के चलो आज मैंने करा है लिविंग वर्ल्ड, मैं उसके पहले मैंने लिया लेक्चर, उसके साथ साथ मैंने बनाए नोट्स, अब मैं करूँगी उसका रिवीजन एंड देन मैं उसके लगाऊंगी PYQ। ठीक है, मैं कोई और DPP या मॉड्यूल्स वगैरह नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ PYQ लगाऊंगी। ठीक है, फिर आपको ऐसे ही करना है फिजिक्स के साथ। आपने एक लेक्चर लिया फिजिक्स का, ठीक है, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन आपने उठाया, यूनिट एंड डायमेंशन आप जो है उसका लेक्चर लो, उसके नोट्स बनाओ, उसकी फार्मूला शीट बनाओ, क्या क्या फार्मूला उसके अंदर है, क्या क्या एरर्स हैं, क्या क्या उसकी आपकी वो है जो यूनिट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें लिखो। उसके बाद उनको रिवाइज करो और फिर उसके PYQ लगाओ। ठीक है, मॉड्यूल्स वगैरह मत लगाओ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मॉड्यूल्स में कोई क्वेश्चन आपके जो मॉड्यूल्स और DPP है उनमें से बहुत ही माइन्यूट क्वेश्चन आते हैं अगर आते हैं। लेकिन अगर आप PYQ लगाओगे कि पिछले साल में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि नीट इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हमें फोकस करने की जरूरत है। जब आप PYQ लगाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर से इस टॉपिक के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक पिछले इतने सालों के अंदर, तो हमें इस टॉपिक पे अपनी ज़्यादा पकड़ जो है वो बनानी चाहिए। फिर आप इन चैप्टर्स के अंदर देखो कि यार आपको इन चैप्टर्स के अंदर से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो नहीं आता है, जो आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा हार्ड है, टफ पड़ रहा है, यूट्यूब से भी समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आप जाओ अपने स्कूल जाके अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्टिव टीचर से पूछो कि मैम या सर मुझे इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप मुझे ये बता दो। ठीक है, ये तो हो गई बेसिकली कि आपको, मैं जो प्रीफर कर रही हूँ वो कर रही हूँ कि आप यूट्यूब से एक 1 शॉट वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ, उसे रिवाइज करो, फिर नीट के PYQ लगाओ और आप उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दो। फिर जिस टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं उसके बाद आप उसका रिवीजन करते रहो, कंटिन्यू आप जितना रिवीजन कर रहे हो। और उसके बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, AI, गूगल, जेमिनी, मेटा AI। और अगर आपको तब भी कुछ समझ नहीं आया है तो आप जाओ अपने सब्जेक्टिव टीचर के पास स्कूल के अंदर, वो आपको बताएंगे। ठीक है, ये तो हो गई आपकी बेसिकली बायो को लेके, फिजिक्स को लेके, केमिस्ट्री को लेके जो मैंने आपको बताया। अब आपको पता होगी कि आपकी जो केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है 11th और 12th के अंदर, विच इज़ फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है नीट के अंदर वो आते हैं ऑर्गेनिक से, जो कि मैंने देखे हुए हैं। हो सकता है किसी दिन कभी कभार क्या पता वो फिजिकल में से कर दे या इनऑर्गेनिक में से कर दे। आपका जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो होना चाहिए ऑर्गेनिक पे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक जो होती है वो थोड़ी सी टफ पड़ जाती है। ठीक है, पहली चीज़ मेरे लिए काफ़ी टफ थी, मुझे आज तक 20 में बहुत प्रॉब्लम होती है जब मैं इसको पढ़ने के लिए बैठती हूँ, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं ना ही पढ़ूँ। ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपकी जो 11th क्लास है ना वो आपकी बेसिक बिल्डअप करती है। ठीक है, आपको 11th क्लास के अंदर अपने बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपको अपने बेसिक्स पे ध्यान देना है, चाहे वो बायोलॉजी हो, वो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, क्योंकि ये दोनों ही 11th और 12th क्लास की बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं आपकी जो 11th और 12th क्लास की PCB है एक दूसरे से कनेक्टेड है। और 11th क्लास बेसिकली बच्चे का जो है वो बेसिक बिल्डअप करती है। तो आपको अपनी 11th क्लास पे ज़्यादा फोकस करना है। मौज मस्ती मजाक मस्ती होती रहती है और ये तब अच्छी लगेगी जब आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है वो क्रैक कर लोगे। ठीक है, फिलहाल आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपको अपनी केमिस्ट्री के बेसिक्स पे, फिजिक्स के बेसिक पे और बायोलॉजी के बेसिक पे इन पर ध्यान देना है। ठीक है, इनके बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपको बिल्कुल, आपको जो सारा फोकस है वो होना चाहिए ये बेसिक। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है वो न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक में थ्योरी है, ऑर्गेनिक के अंदर रिएक्शंस है। ऑर्गेनिक अगर आपने 11th की अच्छे से कर ली, और ऑर्गेनिक ही नहीं, इनऑर्गेनिक भी, फिजिकल भी, अगर आपने 11th की अच्छे से कर ली तभी आपको आपकी 12th की ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल समझ में आएगी। अगर आपने बेटा यहाँ पे लापरवाही कर दी तो तुम लिख के ले लो, मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ, तुम अपनी 12th में भी लापरवाही करोगे क्योंकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो तुम पढ़ोगे वो इसी का बेसिक है और वहाँ पे जाके वो एडवांस हो जाएगा। चैप्टर्स अलग अलग हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़ोगे, लेकिन तुम्हारा जो फंडामेंटल बेस है ना वो तुम्हारा ये 11th क्लास की ऑर्गेनिक ही बिल्डअप करेगी। और ऐसे ही जो तुम्हारी केमिस्ट्री है इसमें तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री जो है 11th क्लास की वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू तुम्हारी 12th क्लास की, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 चैप्टर है फिजिकल के जो कि ईजी से है। टफ यहाँ पे है तो तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना है। ऐसे ही इनऑर्गेनिक में तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ इनऑर्गेनिक का बेसिक बनेगा, 12th में जाके वही तुम थोड़ा उसमें पढ़ लोगे। ठीक है, ये तुम्हारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैं एक बार तुम्हें दोबारा क्लियर कर दे रही हूँ, अगर तुम्हें अभी भी ये लग रहा है कि यार क्या है क्या नहीं है, तो मैंने जो तुम्हें बताया है, एक तो तुम ये है कि यार तुम पहले तो मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि तुम्हें ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए। देखो तुम्हें जैसे ठीक लग रहा है, अगर तुम ये है कि तुम ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तुम्हें, तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो और तुम अच्छे से टाइम को मैनेज कर सकते हो, तो तुम स्कूल भी जाओ। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे स्कूल के जो ग्रेड्स है वो भी बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रही नीट के लिए ज़रूरी है या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है, बट एक अकेडमिक भी होना चाहिए अगर आप इतने बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आपको ये है कि यार आपको स्कूल भी जाना है और हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी करनी है, तो आप स्कूल जाओ। ठीक है, और मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो ये है कि वो जो टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप टाइम को मैनेज कर सकते हो और आपको ये है कि आपको स्कूल जाना है, मेमोरी बिल्डअप करनी है, दोस्तों के साथ भी रहना है, एंजॉयमेंट भी करनी है थोड़ी बहुत, तो आप स्कूल जाओ। स्कूल के बाद आने के बाद, स्कूल के बाद आप अपनी जो है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो।
ठीक है। अब वो बच्चे जो कि बिल्कुल स्कूल नहीं जाना चाहते, जिनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है स्कूल लाइफ के अंदर, जो ये है कि यार हमें तो बस नीट ही नीट दिख रहा है, हम स्कूल नहीं जा सकते, हमें कोई मेमोरी बिल्डअप वगैरह नहीं करनी है, वो बच्चे जो आप वो डम्मी कर लो, ठीक है। क्योंकि मेरी क्लास के अंदर थे एक दो बच्चे जो डम्मी कर गए थे, बट ना फिर ये रहता है यार कि डम्मी तुमने कर लिया और तुम्हारा नीट नहीं हुआ, फिर क्या फ़ायदा। डम्मी भी कर लिया, स्कूल लाइफ भी इंजॉय नहीं करी, नीट भी नहीं हो पाया, अब क्या करें, अब लो फिर ड्रॉप। वही सेम चीज़ भाई तुम उसमें कर रहे थे 11th क्लास के अंदर ही, अब लो भाई, अब लो ड्रॉप। तो मैं तुमसे वही कह रही हूँ कि तुम पे डिपेंड करता है कि तुम स्कूल के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो तो करो, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते तो तुम भाई डम्मी कर लो, ठीक है। यानी कि एग्ज़ाम देने के लिए जाया करना बस स्कूल, और बाकी अपना कोचिंग से करो। और ये डम्मी मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी कोचिंग जो है वो सुबह जो है वो 9 से स्टार्ट होती है। मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, तो आप बच्चे डम्मी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि आप ऑफलाइन कोचिंग लो। लेकिन जो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स वाला हो, अन अकेडमी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, आप इससे पढ़ रहे हो तो आपको स्कूल जाना चाहिए। स्कूल के साथ साथ आप जो है अपना वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या कोचिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया है प्रीफरली, मैं जो आपसे कह रही हूँ वो ये है कि आप करो यूट्यूब से वन शॉट। और भाई कुछ वन शॉट ऐसे हैं जिसमें ना काफ़ी ब्रीफली बताया जाता है, जो आप कोई वो लेकर क्या कहते हैं बैच लेकर आप 10 से 12 लेक्चर 10-15 दिनों में देखोगे एक चैप्टर के, वही सेम चीज़ आपको इस वन शॉट में कराई जाएगी, उतनी ही डीपली कराई जाएगी। आप किसी भी टीचर का देख सकते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम नहीं ले रही, किसी भी टीचर का आपको जिसका भी समझ में आ रहा है। मैं जो प्रीफर करूँगी आपको बायोलॉजी के लिए वो करूँगी सी पहूजा और समाप्ति मैम, ठीक है, सी पहूजा मैम और समाप्ति मैम, आप इनसे कर सकते हैं बायोलॉजी का। और फिजिक्स के लिए मैं आपको कहूँगी सलीम सर, क्योंकि मैंने पिछली बार इनसे ही पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था इनका। बाकी जिनको एम आर सर का समझ आता है आप एम आर सर से भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए मैं आपको कहूँगी कि एक दीपक सर हैं, दीपक वशिष्ठ, आप इनसे केमिस्ट्री का कर सकते हैं। और सुधांशु सर है, ये तो हो गई फिजिकल के लिए। और इनऑर्गेनिक के लिए ओम पांडे सर हैं, आप ये ले सकते हो। और एक दो टीचर है जिनका मुझे नाम नहीं पता। बेसिकली बायोलॉजी तो मैंने सीप मैम से पढ़ी थी, बाकी जो फिजिकल है वो मैंने, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है वो मैंने फिजिक्स वाला से पढ़ी थी, ठीक है। तो आपको जिस भी टीचर का जैसे भी समझ आ रहा है वहाँ से करो, ओके। तो मैं आपको जो बता रही हूँ वो ये है कि आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे वन शॉट करो। आज जैसे कि आपने लिया है, मैंने लिया है लिविंग वर्ल्ड, यूनिट डायमेंशन और मूल। मुझे ये 3 चैप्टर है जो कि मुझे कंप्लीट करने हैं। मैंने इनका वन शॉट देखा, वन शॉट देखने के बाद मैं लगाऊंगी वन शॉट के साथ साथ ही मैं नोट्स बना लूँगी इनके, ठीक है। फिर जैसे कि कोई फार्मूला शीट भी बना लो, आपकी केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर फार्मूला भी होते हैं, तो आप फार्मूला शीट भी बना लोगे इसकी, ठीक है। उसके बाद आपको करना है रिवीजन, ठीक है। रिवीजन आप करोगे, उसके बाद आप लगाओगे PYQ, वो भी नीट के, ठीक है। आप PYQ लगाओ, आपसे लग रहे हैं तो ठीक है, नहीं लग रहे तो आप इनको सर्च करो फिर यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे मिलेगा तो ठीक है, वरना आप गूगल से पूछो, AI से पूछो, चैट GPT से पूछो, जिमिनाई से पूछो, मेटा AI से पूछो, आपको जो ठीक लगे आप उससे पूछो। तब भी आपको समझ में ना आए तो उस क्वेश्चन को लेकर जाओ आप अपने स्कूल के टीचर के पास, उससे पूछो, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि यार हम वन शॉट करने बैठ गए, हमारे स्कूल के अंदर तो अलग चल रहा है, घर में हम अलग कर रहे हैं, अब क्या करें। मान के चलो आपके स्कूल के अंदर चल रहा है, सबसे पहले तो आप बेसिक्स ही कराएंगे टीचर। लिविंग वर्ल्ड आपका चल रहा है बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड को आपके स्कूल वाले भी 1 से 3 दिनों के अंदर कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन, 5 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। वहीं आपका जो यूनिट एंड डायमेंशन है उसको भी इतना ही टाइम लगेगा, आपका जो मोल है उसको भी इतना ही टाइम लगेगा। अप्रॉक्स मान के चलो तुम 5 से 6 दिनों के अंदर तुम्हारे ये जो चैप्टर्स है वो निपट जाएंगे। अगर आपके स्कूल वाले थोड़ा ब्रीफ में कराएंगे तो आप 8 दिन लगा लो। 5 से 8 दिन के अंदर आपके ये जो तीनों चैप्टर्स है, पहले चैप्टर्स आपके तीनों सब्जेक्ट के ये कंप्लीट होंगे। तो भाई जहाँ तुम वन शॉट ले रहे हो 4 से 5 घंटे का, तो तुम क्या 5 से 8 दिन में भी ये 3 चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते? ए वन शॉट देखकर कर सकते हो ना। फिर जब तुम्हारे टीचर सेकंड चैप्टर कराने लगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तुम्हारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर तुम्हारा इसके बाद क्या आता है एटम वाला, वो कराने लगे, फिर तुम इनके वन शॉट देखो। इवन तुम अपने स्कूल के टीचर से पहले ही वन शॉट देखकर यूट्यूब से कंप्लीट कर चुके होंगे इन चैप्टर्स को, और जब तुम्हारे टीचर्स इन चैप्टर्स को पढ़ा रहे होंगे स्कूल के अंदर, तब तुम उस टाइम पे अपना रिवीजन करते रहना जो टीचर्स तुम्हें करा रहे हैं उस चीज़ का, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें स्ट्रैटेजी अपनानी है। और बाकी अगर तुम करोगे तो 11th क्लास, मैं यही कहूँगी कि 11th क्लास पे ध्यान देना, क्योंकि 11th क्लास तुम्हारा बेसिक बनाती है। मैंने कभी भी 11th क्लास पे ध्यान नहीं दिया जब मैं अपनी 11th क्लास के अंदर थी, इसीलिए मेरे बेसिक आज तक कमज़ोर हैं, ठीक है। मैं ऑर्गेनिक आज तक नहीं पढ़ पाती क्योंकि मैंने कभी 11th में पढ़ी ही नहीं। मैं 11th में सिर्फ इन्जॉय करने पे रही हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल के अंदर इन्जॉय हुआ है और स्कूल वालों ने नहीं करवाया इन्जॉय, हम बच्चों ने खुद ने किया है। और उस टाइम पे बेसिकली मुझे पता भी नहीं था कि यार ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग भी लेते हैं बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, मुझे बहुत एंड में पता चला था।
ठीक है। तो मैंने गलती यही करी कि मैंने अपनी 11th क्लास को बहुत लाइटली लिया, इसीलिए मेरे बेसिक जो है वो क्लियर नहीं हुए अभी तक। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको अपनी 11th क्लास को लाइटली नहीं लेना है, आपको अपनी 11th क्लास पे फोकस करना है, अपने बेसिक्स को बिल्डअप करना है। और अब रही बात कि यार क्या बुक अप्लाई करें, क्या करना है, तो आपको पता है कि जैसे नीट का जो सिलेबस है वो लिमिटेड रहता है, ठीक है। तो आपको बायो के लिए, स्पेशली बायो के लिए एनसीईआरटी लेनी है भाई। एनसीईआरटी तुम्हारी भगवत गीता है, ठीक है। भगवत गीता कह लो तुम इसे, या बाइबल कह लो, तुम इसे कुछ भी कह लो। बायो में तो तुम्हें इसे घोट के पी जाना है बिल्कुल, जैसे मोटू पतलू में होता है ना कि वो एक टेस्ट की तैयारी करते हैं, वो पेपर को फाड़ फाड़ के उसका सूप बना के पी जाते हैं, बिल्कुल तुम्हें वो चीज़ कर देनी है इस एनसीईआरटी के साथ। तो ठीक है, बायो में तुम्हारी एनसीईआरटी जो है वो तुम्हें टिप्स पे याद होनी चाहिए। उसके लिए ये एक चैनल है, मैंने तुम्हें सजेस्ट कर दिया है, यहाँ पे एनसीईआरटी जो है वो लाइन बाय लाइन कराते हैं। और मैं तो तुम कहूँ कि तुम डायरेक्ट ना एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। तुम्हें कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ो, वहीं पर तुम थोड़े बहुत स्टिकी नोट्स चिपकाते रहो अपनी किताब के अंदर। इस चैनल के अंदर एनसीईआरटी जो है बहुत ब्रीफली कराई जाती है, बहुत अच्छा चैनल है। मैंने इसी से अपनी बायोलॉजी जो है वो कंप्लीट करी थी सिर्फ 2 दिनों के अंदर, ठीक है। बाकी तुम अभी 11th क्लास के अंदर हो, तुम्हें कोई ऐसा कोई सुपर हीरो वाला गेम नहीं खेलना है कि भाई 2 दिनों में कंप्लीट बायोलॉजी हम कर देंगे। मुझे आती थी इसलिए मैंने करी है। बाकी तुम लोगों के लिए यही सजेशन है कि ये जो चैनल है, यहाँ से तुम्हें क्या करना है कि अपनी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स बनाओ वहीं पे, उसको रिवाइज करो, उसके पीवाईक्यू करो नीट के, बस। इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है। और फिर उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहो, एक ही चीज़ को कम से कम 10 से 15 बार तुम्हें रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, फिजिक्स के अंदर तुम्हें वही सेम चीज़ है जो तुम्हारे पीवाईक्यू जो है, जो तुम्हारे टीचर्स तुम्हें करवाएंगे यूट्यूब पे वीडियोस के अंदर, वो तुम्हें रिवाइज करने हैं। प्लस में तुम्हें नीट के पीवाईक्यू लगाने हैं। उसके बाद तुम कोई भी एक बुक ले लो, HC वर्मा, DC पांडे, कुछ भी ले लो, उसका तुम्हें रिवीजन करना है। वहाँ से तुम्हें थोड़े बहुत आइडिया हो जाएंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या अप्रोच होती है और कैसे कैसे तुम्हें करना है, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर भी वही सेम स्ट्रेटेजी है जो मैंने तुम्हें फिजिक्स के लिए बताई है कि पहले तुम्हें लेक्चर लेना है, उस लेक्चर के अंदर जितने भी तुम्हारे टीचर्स जो हैं जो पीवाईक्यू करा रहे तुम्हें वो करना है। उसके बाद तुम्हें जो है एक रेफरेंस बुक लेनी है, फिर तुम्हें वहाँ से थोड़े से क्वेश्चंस लगाने हैं और फिर उन्हीं चीज़ों को तुम्हें रिवाइज करना है, ठीक है। ये मैं तुम्हें बता रही हूँ जब तुम यूट्यूब से पढ़ोगे। लेकिन अगर तुमने कोई कोचिंग वगैरह ले रखी है, तुम ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, तो भाई फिर वो तुम्हें टीचर्स जो है वो तुम्हें तुम्हारे अपने अकॉर्डिंग बताएंगे कि तुम्हें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्योंकि DPPs आते हैं, मॉक आते हैं, वो सब तुम्हें तुम्हारे वहीं इंस्टीट्यूट पे मिल जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहूँगी कि अब मॉक की बारी आती है। मॉक होते हैं जो तुम टेस्ट लगाते हो अपना सिलेबस करने के बाद। अगर आज तुमने बायोलॉजी का पहला चैप्टर किया यूनिट एंड डायमेंशन, तुमने अपना फिजिक्स का पहला चैप्टर किया है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर किया है लिविंग वर्ड, फिजिक्स का पहला चैप्टर किया है यूनिट एंड डायमेंशन, और तुमने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर करा है तुम्हारा मूल कॉन्सेप्ट। इनका करने के बाद मान लो तुमने ये 5 से 8 दिन में कर लिया, ठीक है। अब तुमने इनकी लगा ली रिवीजन, अप्रॉक्स लगाओ 10 दिन में तुम्हारे 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुए हैं। ऑलमोस्ट 10 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे अगर तुम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो। तुम नए भी हो क्योंकि अप्रोच अलग होती है 10th क्लास के बच्चे की और 11th क्लास के बच्चे की। तो 10 दिन तुम लगा के चलो, एक चैप्टर को करने में तुम्हारे 3 चैप्टर को करने में तुम्हारे 10 दिन लग गए। एक संडे पकड़ो और उस दिन तुम मॉक लगा लो, ठीक है। इनके क्वेश्चन को करो, इनको रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन जरूरी होता है। ये जरूरी नहीं है कि तुमने कितने चैप्टर करे हैं, तुम्हें कितना सिलेबस हो चुका है। 79 चैप्टर्स के अंदर से तुमने 60 चैप्टर कर लिया, तुम्हें आते उसमें से 20 चैप्टर भी अच्छे से नहीं है, तो ये स्ट्रेटेजी करता है, ठीक है। तुम्हारा जो मेन फोकस है वो होना चाहिए रिवीजन पे। अगर 3 चैप्टर तुमने एक हफ्ते के अंदर करे हैं, एक हफ्ते 3 दिन में करे हैं, तो अगले संडे को तुम कितने क्वेश्चन ठीक लगा पा रहे हो, तुम्हारे कितने क्वेश्चन ठीक गए हैं, कितने तुम 4 नंबर स्कोर कर पा रहे हो उन क्वेश्चंस में, ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहूँगी कि आपका जो मेन फोकस है वो ये नहीं होना चाहिए कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप रिवीजन कितना कर रहे हो। आपने जो आज 3 चैप्टर्स पढ़े हैं, या आपने जो एक चैप्टर पढ़ा है, या आपने जो एक एनसीईआरटी का पेज पढ़ा है, उसके अंदर आपको कितना आता है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा करके आ गया, कि आप उस क्वेश्चन को समझ के कर पा रहे हो, कि आप उस एक क्वेश्चन के अंदर वो 4 नंबर ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो, ये आपका जो है मेन पर्पस होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस करके उसे कितने टाइम में आप पढ़ रहे हो, रिविजन कर रहे हो, ये सिलेक्शन करवाता है, ठीक है। बेसिकली अब आपको क्या करना है कि जब आप अपनी 11th का कर लो, और मैं पहले बता रही हूँ कि आपको अपनी बायोलॉजी जो है वो दिसंबर से पहले कंप्लीट कर लेनी है। आपकी 11th क्लास की बायोलॉजी के अंदर टोटल 19 चैप्टर्स है। पहले 4 चैप्टर्स आपकी फर्स्ट यूनिट के अंदर है, 3 चैप्टर आपके सेकंड यूनिट में है, 3 चैप्टर आपके थर्ड यूनिट के अंदर है, 3 चैप्टर आपके फोर्थ यूनिट के अंदर है प्लांट फिजियोलॉजी में, और जो 6 चैप्टर्स जो है वो है आपके 5th यूनिट के अंदर, ठीक है। तो टोटल आपकी 19 चैप्टर्स है और आपको ये 19 चैप्टर्स को दिसंबर तक करना ही करना है। इसके साथ साथ आपको आपका जो फिजिक्स है और जो केमिस्ट्री है उसके चैप्टर्स भी करना है, उसके चैप्टर्स भी करने हैं। और मैं अभी भी कहूँगी कि आपको आपकी केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक पर बहुत ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है वो आपका बेसिक है 11th क्लास का, जो कि आपके 12th क्लास में हेल्प करेगी 12th की ऑर्गेनिक को समझने के लिए, ठीक है। वैसे ही आपको आपकी फिजिकल के अंदर करना है, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप हो सके वो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लगाओ, साथ ही साथ आप फिजिक्स के भी लगाओ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का खेल है सारा का सारा, ठीक है।
थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ये कोई CUET का एग्जाम नहीं है, जबकि CUET के एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो आपको जो ध्यान है, जो आपका फोकस है वो होना चाहिए क्वेश्चंस लगाने पर। ठीक है, और बायोलॉजी तो आपको करनी है भाई, बायोलॉजी का एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सको, आपको वो करना ही करना है, क्योंकि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। और सबसे बेस्ट बात आप लोगों के लिए ये हो जाएगी कि इस बार जो पेपर है वो होगा CBT मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, तो आपका जो है आपको कंप्यूटर पे एक ना एक मॉक देना ही है जब आपके 3 चैप्टर हो रहे हैं। ठीक है, अब मान के चलो कि अब आपके एक हफ्ते के अंदर 3 चैप्टर हो चुके हैं। नेक्स्ट अब आपके टीचर्स ने कुछ और कराना स्टार्ट कर दिया है, नेक्स्ट 3 चैप्टर्स उठा लिए हैं तीनों सब्जेक्ट के अंदर, तो आप बाकी के 3 चैप्टर्स करो। और जब आप अपना इन चैप्टर्स को करने के बाद जो आप मॉक दोगे, उसके बाद आप जो नेक्स्ट 3 चैप्टर्स करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो एक चैप्टर्स उठाओगे आप, और जब इनका मॉक दोगे, इनके साथ साथ आपको इसका मॉक भी देना है रिवीजन के साथ। ठीक है, बेशक से आप एक संडे स्किप कर देना, जैसे कि आपने मान के चलो कि एक हफ्ता हो गया, ये चैप्टर्स आपके हो गए, नेक्स्ट संडे को आपने दे दिया मॉक, ऐसे ही एक हफ्ता हो गया, अब आपको इसका मॉक देना है। ठीक है, लेकिन आप मॉक नहीं दोगे क्योंकि आपको ये रिवाइज नहीं है, तो आपको ये रिवाइज करना है, उसके बाद बेशक से इस संडे को आप इन दोनों को रिवाइज कर लेना और नेक्स्ट संडे को आप अपना मॉक दे देना। ठीक है, ये आपको करना है। मॉक होता है टेस्ट। ठीक है, कि कोई भी वेबसाइट ले लो, वहाँ से आप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आपको होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, डमी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, स्कूल जाना है नहीं जाना है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज है, कैसे कैसे आप कर सकते हो, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप जब 12th क्लास के अंदर जाओगे तो बेसिकली ऐसा होता है कि आप सोच रहे हो कि भाई 11th में 11th कर लेते हैं, 12th के अंदर 12th कर लेते हैं, फिर नीट दे देंगे और हमारा हो गया सिलेक्शन। ऐसा नहीं होता है। आप 11th के अंदर 11th तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन जब आप 12th पढ़ोगे उस टाइम पे भी आपको 11th ही पढ़नी है 12th के साथ साथ, क्योंकि डायरेक्ट आपका नीट का एग्जाम होगा। वो ये नहीं सोचेंगे कि 12th के बच्चे इन्हें थोड़ी सी राहत दे देते हैं, 12th ज़्यादा दे देते हैं, हम इनको 11th कम दे देते हैं। नहीं, 11th अगर बड़ी क्लास है, 12th के अकॉर्डिंग 11th बड़ी क्लास है, क्योंकि उसमें लेंथी चैप्टर है, काफ़ी बड़े चैप्टर्स आते हैं, बड़ा सिलेबस है, काफ़ी बिग सिलेबस है उसके अंदर। तो 11th के जो क्वेश्चंस हैं वो नीट के अंदर ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और कभी भी चेंज हो सकता है ये सिस्टम जो है, लेकिन अभी 11th के क्वेश्चन जो है वो नीट के अंदर ज़्यादा आते हैं, 12th के भी आते हैं, लेकिन 12th के अकॉर्डिंग अगर हम 11th को देखें तो 11th थोड़ी ज़्यादा आती है। ठीक है, तो अब मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बता दी, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। समरी ये है बेसिकली इस वीडियो की ओवरऑल कि आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। आप अभी 11th क्लास के अंदर आए हैं, आपका माइंडसेट वो नहीं है जो कि एक नीट के बच्चे का होना चाहिए, इसीलिए आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है। अगर आप किसी कोचिंग के अंदर है, आपने कोई कोचिंग ले ली, अच्छी बात है, आप ऑफलाइन कर रहे हो कोचिंग, तो आप उन्हीं टीचर्स के अकॉर्डिंग करो जैसे वो टीचर्स चल रहे हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग लिया तो बेटा मैं यही कहूँगी, ऑनलाइन कोचिंग लिया तो थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करो, जहाँ पे तुम 12 से 13 दिन में एक चैप्टर कर रहे हो, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, वहाँ पे तुम एक दिन शांति से बैठ के 2 से 3 घंटे में उस चैप्टर को अच्छे से निपटा सकते हो। अब तुम्हें कौन सा ठीक लगता है, तुम कौन सा प्रीफर कर पा रहे हो। अब तुम यही सोचते रहेगे तो यार हम तो बच्चे हैं, अभी 11th क्लास के अंदर आए हैं, किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, इतना टफ है, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर भी में टफ लग रहा है। ठीक है, लग सकता है, लेकिन एक ही चैप्टर को जब तुम 5 से 10 घंटे बैठ के पढ़ोगे, दिमाग लगाओगे, तो वो चैप्टर तुम्हें ईजी लगेगा। ये बेवकूफ़ी मत करो कि भाई तुम एक ही चैप्टर को 10-15 दिन ले जा रहे हो, छोटे से छोटे चैप्टर को तुमने 5 दिन लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। बाकी तुम्हें कौन सा आइडिया ठीक लग रहा है ये ओवरऑल तुम पे है। अगर तुम्हें एक चैप्टर को कोचिंग वालों की तरह 10 से 15 दिन लेके चलना है, जो कि हर कोचिंग के अंदर कराया जाता है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो आप तुम वैसे करो। लेकिन अगर तुम्हें ये है कि यार यूट्यूब पे इतनी सारी सीरीज़ है, फिजिक्स वाला की, अनअकैडमी की और भी जो इंस्टीट्यूट है उनकी, हम वहाँ से कर लेते हैं, तो तुम वो करो। लेकिन कंसिस्टेंसी मैटर होनी चाहिए। अगर तुमने आज अपने 3 चैप्टर्स करे हैं, उन 3 चैप्टर्स के बाद तुम्हें उनका रिवीजन करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 3 चैप्टर्स का, उसका तुम्हें PYQ लगाना है, फिर उसका तुम्हें मॉक देना है अगले संडे को, फिर नेक्स्ट तुम्हें 3 चैप्टर्स उठाने हैं। उन 3 चैप्टर्स का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से एक चैप्टर उठाना है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद तुम्हें उनका लेक्चर लेने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं, उसका रिवीजन करना है, उसके PYQ लगाने हैं, फिर नेक्स्ट संडे को उन 3 और 3 6 चैप्टर्स का तुम्हें मॉक देना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक जो है तुम्हारे जो है 6 चैप्टर्स कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद तुम्हें बाकी के 3 चैप्टर्स का करना है, फिर उन 3 चैप्टर्स का वही सेम चीज़ें, लेक्चर करने हैं, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, PYQ करने हैं, फिर मॉक देना है। ठीक है, अब उस मॉक के अंदर तुम्हारे वो पीछे के 6 चैप्टर्स नहीं आने चाहिए, ये मॉक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद फिर तुम्हें नेक्स्ट 3 चैप्टर्स करने हैं, सेम स्ट्रेटेजी है, फिर तुम्हारे ये 3 और वो 3 होने चाहिए, तो वहाँ 6 हो गए, यहाँ 6 हो गए, फिर टोटल 12 चैप्टर्स का फिर दोबारा मॉक लो। ठीक है, ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उम्मीद करूँगी कि इस वीडियो के अंदर जो मैंने तुम्हें बताया, जो स्ट्रेटेजीज मैंने तुम्हें बताई है और जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है, या तुम्हें यूट्यूब से करना चाहिए, कोचिंग करनी चाहिए ऑफलाइन या ऑनलाइन, क्या बुक लेनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर होगी होंगी। और मैंने गलती ये करी थी कि मैंने अपनी 11th क्लास को लाइटली ले लिया था बहुत ज़्यादा, तो मैं वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, मैंने अपनी 11th क्लास को बहुत लाइटली लिया था, जिस वजह से मेरे बेसिक्स जो है वो क्लियर नहीं हुए, और ऑर्गेनिक से मुझे अभी भी थोड़ा बहुत डर लगता है। बाकी अगर तुम बहुत सीरियस हो कि तुम नीट को क्रैक करना चाहते हो, तुम नीट MBBS में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो मैं तुमसे यही कहूँगी कि अपनी 11th क्लास में अगर तुम आए हो तो तुम्हारा माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास 2 साल है हम आराम से करेंगे। तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमसे जितना हो पा रहा है इस 1 साल के अंदर
हम उतने से उतना करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, ये तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तुम्हें इसमें समझ आया होगा जो मैंने तुम्हें बताया है। और अगर तुम इसके अलावा किसी और की भी वीडियो देख रहे हो तो बेशक से देखो, बट मैं यही कहूँगी कि किसी की भी वीडियो देख रहे हो, उस वीडियो में जो तुम्हें बताया जा रहा है उसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है समझ आई होगी। इस वीडियो में मैंने जो भी बोला है वो आपको समझ आया होगा। बाकी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। आप ऑफलाइन जो आपके टीचर्स हैं कोचिंग के, या ऑनलाइन कोचिंग के जो टीचर्स हैं, आप उनके अकॉर्डिंग चलोगे या फिर आप अपना दिमाग लगाओगे जो यूट्यूब से वन शॉट करके करोगे, आप कैसे करोगे? आपकी जो भी आपका जो भी ओपिनियन है आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी, आपका क्या ओपिनियन है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना टू बिकम पार्ट ऑफ माई गर्ल्स इन फैमिली। टेक केयर, बाय बाय। तेरे बिना मैं कुछ ना चाहूं।